अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम कहती हूँ। आज हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें एग्रीकल्चर लेबर है। ठीक है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रोल ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमेशा जो है वो एक ऑन टेबल टॉपिक रहा है और उस पर डिस्कशन जो है वो जारी रही है। फिर उसके बाद एक और एस्पेक्ट इस तरह से भी है कि एग्रीकल्चर जो है उसने आपकी जो टोटल लेबर फोर्स है उसका तकरीबन 45 to 50% जो है वो बर्डन उठाया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको प्रमोट किया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अगर अपनी जो ये जो कंट्रीब्यूशन है लेबर फोर्स का अगर उसको श्रिंक करती है तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो जॉब जो है वो डेफिनेटली उनकी भी जॉब्स मार्केट में आती है, लेकिन उनको बड़े स्किल्ड और बड़े स्पेसिफिक किस्म के जो है वो एक सर्टेन एजुकेशन के साथ एक सर्टेन स्किल के साथ लोग चाहिए होते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी ब्यूटी ये है कि वो हर तरह की जो लेबर है, ठीक है, किसी भी लेवल पे हो, लेबर की स्किल वो अपने अंदर जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। या इन अदर वर्ड एक इलिटरेट इंसान भी बड़ी इजीली जो है आपकी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर जो लेबर है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो है एग्रीकल्चर लेबर का रोल क्या है। ठीक है, फिर इसमें ज़ाहिर है आपकी जो है डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर जो है वो सारा हम लोग आज इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कहते हैं लेबर इन एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एज मशीन एंड द लेबर कैन नॉट बी परफेक्ट सब्सिट्यूट इन ई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस। कहते हैं कि मतलब ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी हर जगह आई है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर टेक्नोलॉजी आ भी गई है तो उसने 100% लेबर को जो है वो रिमूव नहीं किया है। फिर भी आपको सर्टन लेवल पे लेबर जो है वो चाहिए होती है। फिर दूसरे एक इसका एक्सपेक्ट ये है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे लेबर सस्ती है और टेक्नोलॉजी महंगी है। ठीक है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा जो कोशिश करते हैं कि वो लेबर को एंगेज करें, ना कि वो इतनी एक्सपेंसिव जो है वो टेक्नोलॉजी बाय करें। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द सेक्टर, मैन विल कंटिन्यूज टू बी मोर इम्पोर्टेंट हियर देन इन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जाहिर है वही बात जो मैंने अभी आपसे कही है। The association of the labor with agriculture is an old as a former occupation itself. ठीक है, our discussion on labor is agricultural have to be developed in a two-dimensional format. ठीक है, on the one hand man labor is कंज्यूमर एंड ऑन द अदर हैंड ही इज़ अ प्रोड्यूसर। कहते हैं कि अब जो है जो फिनोमिना है एग्रीकल्चर के में लेबर का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो खुद ही पैदा करने वाला है, प्रोड्यूसर है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो खुद ही कंज्यूमर भी है उन्हीं सब चीज़ों का। ठीक है, जबकि इंडस्ट्री में ऐसा जो है वो नहीं होता है या बहुत कम होता है। दिस इम्बैलेंस बिटवीन हाउ मच ही प्रोड्यूस and how much he consume has always placed continuously differently. If P denotes the amount produced and the C amount amount consumed, then the relationship between production and consumption क्या होगा। ठीक है, D जो है वो basically आपका जो है D is indicator of the farm sector production more than what he consumed by the farm labor force। ठीक है, and hence surplus can be used in the non-farm sector। अब ये क्वेश्चन क्या कहती है कि ये प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया और ये उसने कंज्यूम किया। अगर उसने प्रोडक्शन अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा की है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑफ फार्म जो है, जो एग्रीकल्चर नहीं भी करते हैं, उनको भी खुराक जो है वो मिल जाएगी।
अगर तो जितनी प्रोडक्शन की उतनी कंजम्पशन की, तो इसका मतलब है कि फॉर्म से बाहर कोई भी किसी किस्म की जो है प्रोडक्शन नहीं जाएगी, तो ऑफ फॉर्म लोगों को फूड नहीं मिलेगी। और अगर कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा करें, प्रोडक्शन कम करें, तो ज़ाहिर नेगेटिवली तो फिर इसका बड़ा ही जो है एक बैड इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे आएगा, और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करनी पड़ेगी खुराक, और जो है जो भी ज़रूरत जो आपको एग्रीकल्चर की चाहिए वो सारी इंपोर्ट से पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको आपने देखा भी है कि जैसे हमारी जो चीनी की किल्लत हुई तो हमें फ़ौरन जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ा, और फिर इंपोर्ट भी हमें जो कीमत मतलब उस वक़्त होती है, चाहे वो कम है ज़्यादा है, उस पे इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, द सप्लाई ऑफ लेबर एंड द डिमांड फॉर इट फ्रॉम येट अनदर इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, द इनइक्वालिटी बिटवीन द सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर farm labor has led to emerging the several development issues at different stages of the economic transaction। ठीक है, कहते हैं कि अब ये बड़ा जो है वो सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर जो है वो इसका एक बड़ा अपना एक प्रोसेस है, और किस तरीके से ये अगर अनबैलेंस होता है तो इससे पूरी इकोनॉमी जो है वो उस पर भी इसके अफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर के रोल को तो आप किसी भी सूरत ना इग्नोर कर सकते हैं, ना आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेबर इज अ सिंगल मोस्ट इफेक्टिव विच इज प्राइमरी इम्पोर्टेंट इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ज़ाहिर है जब जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं तो उसका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में अगर आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो यू हैव टू इंक्रीज योर लेबर। ठीक है, आपको अपनी लेबर को जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री नोन टू मैनकाइंड इज एग्रीकल्चर। कहते हैं कि जो ओल्डेस्ट जो पेशा था वो एग्रीकल्चर ही था बेसिकली। ठीक है, एंड द बेसिक इनपुट इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस हैज बीन ह्यूमन लेबर, और उसमें जो इनपुट जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो था वो लेबर ही था। ठीक है, at the early stage of human development, since land was abundant, increase in farm labor led to the clearing of more land and bringing it under cultivation। कहते हैं कि जब बिल्कुल अगर हम लोग शुरू में जाएं तो ज़मीन आपके पास वाफर मिकदार में थी, तो उसमें क्या करते थे, लेबर जो है उसको अगर कोई काम करना है तो वो क्या करते थे, ज़मीन को क्लीन करते थे, ज़मीन को प्लेन करते थे, वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे, और अपना जो है ज़रिया माश जो है वो उनका शुरू हो जाता था। Hence, the value of the agriculture production was directly related to the value of the human labor। ठीक है, and multiplication of the labor unit argued that the return from this industry। ठीक है, such situation must have continued even after small urban settlement developed। कहते हैं कि ये फॉर्मेशन बाद में भी रही, जब विलेजेस से लोग छोटे छोटे स्मॉल जो है वो अर्बनाइजेशन का एक दौर स्टार्ट हुआ, तो छोटे छोटे सेटअप जो है वो बनने लगे। ठीक है, बिकॉज फॉर्म लेबर इन दैट केस हैड नॉट ओनली to produce for those directly depend on the agriculture, but even for the urban जो है डेवल्स कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब ये अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई तो फार्मर ने सिर्फ अपने लिए ही प्रोड्यूस नहीं करना था, बल्कि उसने अपने साथ जो नॉन फॉर्म जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जो इंडस्ट्री में भी जा रहे थे, उन लोगों के लिए भी प्रोडक्शन करनी थी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टैटिक एग्रीकल्चर टू डायनामिक एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सच much upon the farm labor force as on technological innovation। ठीक है, many technological innovation have been such as would required added labor। अब वो कहते हैं कि जो है वो ज़ाहिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो ओल्ड एरा से, जब हम लोग न्यू एरा में आए हैं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आई, लेकिन टेक्नोलॉजी की इनोवेशन के साथ साथ जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट थी उसको भी साथ साथ जो है वो कंटिन्यू रखा। ये दोनों पैरेलल रहे, बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ कि आपने जो लेबर थी उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, उससे 100% जो है वो आप टेक्नोलॉजी पर बेस हो गए, जैसे कि इंडस्ट्री में हुआ है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में रिबॉटिक्स आए हैं, या डिफरेंट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे रिबॉटिक्स आ गए हैं, और थ्रू
रिपोर्ट्स सारी जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन वो जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है वो अभी तक नहीं आई है। ह्यूमन बीइंग जो है उसका अभी भी इसमें रोल है, ठीक है। इवन विद द यूज ऑफ द इंक्रीज इन कैपिटल आर फ्यू एग्रीकल्चर ऑपरेशन रिक्वायर्ड इन ट्रांसफिकेशन ऑफ द लेबर सच एज द सीड बेडिंग, प्रिपरेशन, वीडिंग एंड द हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। कहते हैं कि बेशक जितने भी आपने जो है कैपिटल मतलब आपने कैपिटल लगाया, जितनी भी आपने कैपिटल इंटेंसिव अपनी जो है एग्रीकल्चर को किया, लेकिन फिर भी आपको जो है वो सीड बेडिंग प्रिपरेशन की जो आपने सीड लगाने के लिए जो उसके लिए एक जो लैंड प्रिपेयर की जाती है उसमें ह्यूमन जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद वेडिंग का मतलब क्या है कि जो जब वो हम आपकी जो है फसल वो उगती है तो उसके साथ खुद रो पौधे से निकल आते हैं, ठीक है। उन पौधों को निकालना होता है कि वो अगर पौधे ज़्यादा बड़े हो जाए ना, जो खुदरो पौधे हैं, तो वो आपकी एक्चुअल फसल जो है ना उसको उसकी न्यूट्रिशन भी खा जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी फसल वीक होती है। और वो जाहिर है फिर वो थ्रू ह्यूमन ही जो है ये सारा होता है। फिर हार्वेस्टिंग है, फसल की कटाई और बाकी सब चीज़ों में भी जो है ह्यूमन जो है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, ठीक है। तो इस बात कहता है कि farm labor has been a pivotal point of the modern economic development in general and in the modern model of the agriculture development in particular. The history of the economic transactions suggests that over the long period of time the through of the population on the land increased considerably, land being लिमिटेड विद एवरी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। अब कहता है कि यहाँ पे एक जो है जितनी भी हमने तरक्की की है, लेकिन ये चीज़ हमने देखी है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई तो जो पर कैपिटल लैंड है वो हमारी कम होती गई, ठीक है। और इस वक्त अगर हम लोग देखें तो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पर कैपिटल लैंड बहुत कम है। लाइक अगर आप बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में, फिर आप चाइना में देखें, इंडिया में देखें, पर कैपिटल लैंड बहुत ज़्यादा कम है। इवन पाकिस्तान में भी जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है तो हमारी पर कैपिटल लैंड जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देखें, न्यूजीलैंड में देखें, कनाडा में देखें, तो यहाँ पे पर एकड़ लैंड जो है वो उनका जो है रेशो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यूजुअली ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज तो उतने ही हैं और रिसोर्सेज जब पॉपुलेशन पे डिवाइड होते हैं तो वो शेयर आपका कम होने लग जाता है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द नॉन एक्सटेंस existence or relatively small size of non-farm sector, agriculture had to absorb the shock of the additional manpower, ठीक है, और rendering in the process or the sizable amount of the farm labor as redundant, ठीक है। वो क्या कहता है कि जो इंडस्ट्री है, ये जो नॉन फॉर्म जो है सेक्टर वो बड़ा स्मॉल है, या उसने उस तरह से स्पेंड नहीं किया, या उसने उस तरह से अपनी जो लेबर की जो थी डिमांड वो नहीं की है, ठीक है। तो वो जो आपकी पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रही है, तो वो जो बर्डन बन गया है जो पॉपुलेशन का जो अनएम्प्लॉयड है, उस फिर बर्डन को एग्रीकल्चर ने एब्जॉर्ब किया है और एग्रीकल्चर सेक्टर ने उस बर्डन जो है वो उसको कम किया है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में आपकी ऐसी लेबर है जो कि इतना कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही है, लेकिन ये कि बस थोड़ा बहुत वो काम कर लेते हैं जिनसे उनका बस जो है वो खर्चा वगैरह चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, इसमें भी कहता है कि ऑन द सिग्निफिकेंट मॉडल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सरप्लस लेबर इकोनॉमी इज दैट ऑफ द लुइस। अब जो मिस्टर लुइस एक इकोनॉमिस्ट थे, बेसिकली जब आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वो इसमें लुइस का बहुत रोल है, और इसने अपनी जो है लेबर के ऊपर इसने अपनी जो है कि डेवलपमेंट किस तरह से की जाए और पॉपुलेशन को कैसे मैनेज किया जाए कि सब लोगों को इक्वली अपना जो है वो इकोनॉमी में शेयर मिले, ठीक है। तो उसमें वो कहता है कि इट बिल्ड्स द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन शिफ्टिंग द कांस्टेंट वेज earners from the agriculture sector to the non-agriculture sector at the subsistence wage.
and allow the capitalists to appropriate the huge profit from the further investment। कहता है कि अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी लेबर ऐसी है जो कि बड़े फिक्स से नॉमिनल से वेजेस ले रही है। कहते हैं कि वो जो लेबर है उसको विड्रॉ किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर से और उसको इंडस्ट्रीज में लेके आया जाए, ठीक है, विद सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक से वेजेस के साथ उनको इंडस्ट्री में शिफ्ट कर दें, ठीक है। जब उनको इंडस्ट्री में शिफ्ट करेंगे तो जो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, जो सरमायाकार है, उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और जब उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि उनको चीप लेबर मिल रही है, उनको सस्ती लेबर मिल रही है, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो वो मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, हैंस द एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटलिस्ट सेक्टर, तो फिर उससे जाहिर है कि आपका सेक्टर जो है मजीद ग्रो करेगा, ठीक है। इन दिस लुइस टाइप ऑफ मॉडल विजुअलाइज्ड डबल बेनिफिट फॉर एग्रीकल्चर। कहते हैं कि इसमें उसने एक इमेजिन किया कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डबल फायदा है, ठीक है। वो किस तरह है कि फर्स्ट इट सर्व द एज अ सप्लायर ऑफ द चीप लेबर, एक तो उधर से चीप लेबर जो है वो जा रही है, ठीक है, एंड सेकेंडली अ सप्लायर ऑफ द फूड, और वो खुराक भी नॉन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको प्रोवाइड करे, विच इज़ द प्रोसेस ट्रांसफॉर्म इनकम फ्रॉम द अर्बन टू द रूरल सेक्टर, ठीक है, जिससे कि आपकी जो इनकम है वो अर्बन सेक्टर से रूरल सेक्टर में आएगी। जाहिर है जब यहाँ से लोग उठ के जाएंगे, देहातों से लोग उठ के जाके फैक्ट्रियों में काम करेंगे तो वो पैसा कमा के देहातों में लेके आएंगे ना। फिर इसी तरह से उनकी जो प्रोडक्शन है वो शहरों में यूज़ हो रही है तो वो पैसा लेके गांव में आएंगे। तो वो कहता है कि अर्बन साइड से जो रिसोर्सेज है वो विड्रॉ होके आपके जो रूरल एरियाज है उसमें आने लग जाएंगे, और रूरल एरियाज जो है वो जाहिर है कि इससे बेटर होंगे, ठीक है। It goes into the agriculture capitalist formation, ठीक है, thus the labor plays a significant role in the agriculture directly and indirectly as well। कहते हैं कि इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों जो है वो में बड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। हिस्टोरिकली एनालाइज्ड of economic growth market three distinct phases in the process of economic transformation, ठीक है। The first phase is when the survival of the economy is solely depend upon the agriculture employment, ठीक है। कहता है कि इसके तीन फेजेस हैं डेवलपमेंट की। पहली फेज ये होती है कि उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही आपका एक सेक्टर होता है और सारी इकोनॉमी जो है उसकी लेबर, उसका रेवेन्यू, उसकी हर चीज़ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। द सोल कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल इनकम इन इज लेबर यूज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर whose productivity is undoubtedly low, ठीक है। और जाहिर है कि आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कभी भी इतना हाईली इनकम सेक्टर तो रहा ही नहीं है, ठीक है, बट हैज़ नो अदर एवेन्यूज, ठीक है, और कोई आपके पास रोड्स नहीं है, और कोई आपके पास ऑक्यूपेशंस आपके पास और कोई जो है वो पेशे नहीं है, और कोई आपके पास मौके नहीं है ऑन विच ऑन डिपेंड अपॉन, जिस पे कि आप डिपेंड करें, ठीक है। द सेकेंड फेज बिगेन विद द इम्प्रूवमेंट इन फॉर्म प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और फिर आप क्या कहते हैं कि सेकेंड फेज जो होती है डेवलपमेंट की उसमें फिर आप फॉर्म जो है इम्प्रूव करते हैं, फॉर्म प्रोडक्टिविटी कैन डेवलपमेंट ऑफ द नॉन फॉर्म सेक्टर, ठीक है, दैट ड्रॉ लेबर फ्रॉम द फॉर्म्स। और फिर साथ साथ आप इंडस्ट्री को थोड़ा सा जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ऑन फॉर्म से आप जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आप विड्रॉ करके जो लेबर है उसको आप ऑफ फॉर्म या इंडस्ट्री में लेके आते हैं। इनिशियली नॉन फॉर्म जॉब्स are mainly developed to the production of the materials used on the farm, ठीक है। With the introduction and expansion of the non-farm job, the contribution of the living improve resulting in the increase in the size and quantity of the labor force, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसे आप जो है वो और ऑफ फॉर्म जो है वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, और फिर ग्रेजुअली लोगों का जो है लाइफ जो है वो बेहतर होती है। और उसके बाद फिर जो थर्ड स्टेप आता है जिसमें आप अपनी जो मार्केट है, जिसमें थर्ड फेज ऑफ द डेवलपमेंट मार्केट बाय द रैपिड राइज इन द नॉन फॉर्म डेवलपमेंट, आप अपनी इंडस्ट्री को नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि आप हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स जो है उसको गेन करते हैं और आप डेवलप हो जाते हैं, ठीक है।
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को तब हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा हो, तो उसमें आप कहेंगे कि आपने डेवलपमेंट की है। अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इक्वल ही है, तो इसका मतलब है कि ना आपने बेहतर हुए ना आप बुरे हुए। लेकिन अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई हो और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लो हो, तो इसका मतलब है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आप वर्स्ट डे बाय डे आप वर्स्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें सब जब भी कभी जो है वो बात आती है लेबर की, तो उसमें सप्लाई एंड डिमांड दोनों साइड्स जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज भी ऐसे ही जो है वो करेंगे। सप्लाई ऑफ लेबर जो है, supply of labor force in agriculture depend upon the size of population। जाहिर है आपकी जो population जो है उधर से आपकी supply of labor आनी है, ठीक है। In traditional status agriculture the size of the farm labor force directly varied with the size of the total population, ठीक है। जाहिर है total population के साथ ये है, अगर तो population ज़्यादा है तो आपके पास लेबर फोर्स ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन कम है तो ज़ाहिर है आपके पास लेबर फोर्स भी कम है, ठीक है। ये कहते हैं कि इन द इवेंट ऑफ द फॉर्म एंड नॉन फॉर्म सेक्टर एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड, द एग्रीकल्चर लेबर फोर्स डिपेंड अपॉन द रेजिडुअल फॉर्म बाय द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉन एग्रीकल्चर employment, ठीक है। The state of economic transformation from the traditional static to the modern dynamic society generally influence the supply of the labor supply of the farm labor force, ठीक है। On the demographic side we shall demographic होता है population को जो है वो पढ़ना, उस studies को कहते हैं। Examine different theories of the population growth and the factor affecting it। इसमें सबसे आ जाता है, कहता है वो थेरीज ऑफ पॉपुलेशन जो है ग्रोथ, उनको कुछ और डिस्कस करते हुए आपको बताता है कि लेबर फोर्स जो है उसकी सप्लाई किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और किस तरह से सारा जो है आपका ये जो एक पॉपुलेशन जो है वो एक अपने एक बैलेंस के साथ चलती है। बेसिकली जो पॉपुलेशन जो है ये सोशियोलॉजी का सब सब टॉपिक है, और सोशियोलॉजी में बेसिकली पढ़ा ही यही जाता है कि कैसे आपने अपनी पॉपुलेशन का जो रिसोर्स है उसको मैनेज करना है, ठीक है। द theories of population growth are based on the two different school of thoughts, ठीक है। एक है नेचुरलिस्टिक स्कूल और दूसरा है sociological school, ठीक है। The former emphasizes factor like fertility, fecundity, fertility or sterility, supply of the labor and physical resource density of population and the standard of living as influence the growth of पॉपुलेशन। कहते हैं कि जो पॉपुलेशन जो है वो आपकी फर्टिलिटी को जो है, फर्टिलिटी से जो है ज़ाहिर आपकी पॉपुलेशन जो है अफेक्ट होती है। और स्टेरिलिटी का मतलब ये है कि नॉन फर्ट मतलब कि फर्टिलिटी का ऑपोजिट जो है वो स्टेरिलिटी है, ठीक है। तो वो उससे होती है। फिर फिजिकल रिसोर्सेज है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि एक ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर यह कि later school of thought lays stress on institutional setup devised by human beings and emphasize social rather than environmental factor as influence the population growth। कहता है कि जो आपका जो ये स्कूल ऑफ थॉट है, कहता है कि आपके ऊपर एक कुछ सोशल और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होने की वजह से भी जो है एक पॉपुलेशन पे उसका ग्रोथ का इफेक्ट आता है, ठीक है। जिसकी एग्जांपल इस तरह से देखें कि वो ममालिक जहाँ पे के कल्चर है कि बड़ी फैमिलीज होना एक कल्चर है, ठीक है, वहाँ पे लोग एनवायरनमेंट से सीखते हुए अपने फैमिली साइजेस जो है वो ज़्यादा रखते हैं। और जो ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे एक एनवायरनमेंट और कल्चर ये बन गया है कि उन्होंने स्मॉल फैमिली साइज रखना है, ठीक है, तो वो जितनी मर्जी भी वो डेवलपमेंट कर लें, जितनी मर्जी भी उनके पास रिसोर्सेज आ जाएं, लेकिन वो एक सर्टन लेवल तक ही अपने जो फैमिली साइज जो है वो उसको रखेंगे। इसकी एग्जांपल आप जैसे कि पाकिस्तान में कल्चर है, बड़ी फैमिली जो है उसका कल्चर है, तो उसमें जो है वो डिफरेंटली लोग बिहेव करते हैं, अपने रिसोर्सेज से बियॉन्ड भी जाके जो है अपने फैमिली साइज को जो इंक्रीज करते हैं। जबकि आप देखें जो जर्मनी में, जापान में
या चाइना में, यहाँ पे लोगों के पास रिसोर्सेज होने के बावजूद वो लोग अपनी जो फैमिली साइज है उसको स्मॉल रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट वो नहीं है, कल्चर वो नहीं कुछ ऐसा बना हुआ, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा आपके कल्चर और इन्वायरमेंट के साथ भी इसका रेलिवेंट है, ठीक है। The developed by the naturalist school is focused on the Malthusian theory of population growth. Malthusian बड़ा एक सोशलिस्ट था, बड़ा हिस्ट्री का नामी ग्रामी बंदा है जिसने पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर फर्स्ट टाइम जो है डिबेट की और बात की, ठीक है। दिस theory is based on the belief that the size of the population can be limited by the man himself, while the capacity of the produce food is limited by the nature। कहते हैं कि जो फैमिली साइज है इसको इंसान जो है वो इसको लिमिट कर सकता है, ठीक है। जबकि आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है वो लिमिट बाय नेचर है, वो नेचर ने लिमिट करनी है, ठीक है। अब कहते हैं कि पॉपुलेशन इंसान के हाथ में, प्रोडक्शन जो है वो नेचर कुदरत के हाथ में, ठीक है। हिज एम contention, ठीक है, his main contention was that the rate of growth of population would always outpace the rate of growth of the food stuffs, ठीक है। And in order to maintain the balance between the size of population and volume of the food availability, nature will come down on the population with a very heavy hand in the form of the famine, ठीक है। फिर है इसमें है पेस्टिलेंस और एपिडेमिक या पेंडेमिक। कहता है कि जो है पॉपुलेशन जो है, क्योंकि वो इंसान के हाथ में है और पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है और आपकी जो फूड है, फूड फिर उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती है, तो नेचुरल लॉ फिर जो है वो आता है और नेचुरल लॉ अपने बड़े स्ट्रिक्ट हैंड्स के साथ आता है और वहाँ पे फिर कोई ना कोई ऐसी नागहानी आफत आती है, कोई ना कोई कहत आ जाता है, कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, ठीक है, या कोई और डिज़ास्टर होता है जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है वो कट डाउन हो जाती है और वापस इंसान एक अपनी नॉर्मल जो है वो ग्रोथ पे आ जाता है, ठीक है। जिसकी एक एग्जांपल अभी हम लोग रिसेंटली एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि जब कभी ये मैंने जब पढ़ा था अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो तब इसके ऊपर इतना बिलीव नहीं आता था, कि बस लगता था कि ये थेरी एक थेरी है, ठीक है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब राइट नाउ मैं जब ये लेक्चर अपना प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे वाकई इसके इस थेरी के कुछ जो है वो रियलिटी के साथ लिंक लगा, कि जैसे मतलब कि पॉपुलेशन, अब हमारी जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही थी और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे थे, और फिर पूरी दुनिया में रिसोर्सेज पर जो जंग लग गई है, जो फाइट हो रही है, कभी मैं ऑयल पे कब्जा कर लूँ, मैं फलाने मुल्क पे कर लूँ, मैं अपना एरिया ऐसे इंक्रीज कर लूँ, मैं अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इंक्रीज कर लूँ, मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इस तरह से बढ़ा लूँ कि मैंने लोगों को फ्यूचर में खुराक देनी है, ठीक है। तो वहाँ पे नेचर अपनी स्ट्रिक्ट हैंड के साथ आई और एक कोविड वाला जो है वो पेंडेमिक आया, ठीक है, और वो पूरी दुनिया में इस तरह से स्प्रेड हुआ और उसने जो इतनी रेज हुई हुई पॉपुलेशन थी उसको कट डाउन किया, ठीक है। जिसकी एग्जांपल इस तरह से है कि कल मैं अपनी बहन से बात कर रही थी और वो यूके में डॉक्टर है, तो वो मुझे कहती है कि यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा, कि हमारे यहाँ पे तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो कहती है कि वहाँ पे तकरीबन जो है ना, कुछ ऐसे पिछले दिनों हुआ है कि हम लोगों के पर डे 60,000 जो है ना उससे अबव गए हैं, जो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, और जो डेथ्स हैं वो बड़ी इजीली जो है वो 2,000 2,500 जो है वो कहती, वो तो यूँ इजीली कोई बात ही नहीं डेथ होना। तो मैंने कहा क्या ये ऐसा एक्चुअली ऐसा हो रहा है? तो शी इज सेइंग कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, कि अभी भी जो मर रहे हैं ना, जो लोग जो मरने की तादाद है उनमें 95% वो लोग हैं जो बूढ़े हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया था, डेवलपमेंट हम लोगों ने इतनी ज़्यादा कर ली थी, ठीक है, और उस डेवलपमेंट में हम लोगों ने लोगों की लाइफ स्पैन जो है उसको ज़्यादा कर दिया था,
ठीक है। अब यहाँ पे कुदरत आई, कुदरत ने आके अपना जो है एक रोल प्ले किया और किस तरह से वो जो उसने फिर लोगों को जो है वो बैलेंस, पॉपुलेशन को बैलेंस किया और जो ओवर एज लोग थे वो सारे जो है डिप्लॉयड होते चले गए इकोनॉमी जो पॉपुलेशन से, ठीक है। अब पाकिस्तान में वो इतना ज़्यादा वर्स्ट हैंड इसलिए भी नहीं कोरोना जो है वो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बूढ़े हैं, हमारे यहाँ पे तो बूढ़े बचते ही किधर हैं। 80s को बहुत कम लोग हैं जो 80s को क्रॉस करते हैं और 90s को तो बहुत ही रेयर है जो हमारे यहाँ पे क्रॉस किया जाता है, वरना अमूमन हमारी 65-70 हमारी एवरेज जो है ना वो यही आती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो पाकिस्तान में इसके इम्पैक्ट नहीं आए हैं, ठीक है। तो उसमें भी कहते हैं कि मालथीज इन हिज थिंकिंग ऑब्वियसली flattered on 2 points, ठीक है, on the man's intensive cover competence and on his capability of the cultural pattern of the control the birth rate, ठीक है। और दूसरा है Malthus did not forces the possibilities of the technological revolution engaging the man produce more than less hand at its डिस्पोजल। अच्छा, वो कहते हैं कि इसमें जो है वो ये तो बड़ी एक है कि इसको क्या पैटर्न है जिससे कि आपने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। और ये टोटली जो है वो एक कल्चर और ये उस पर बात आती है। फिर दूसरा ये है कि उसने उस वक़्त रियलाइज़ नहीं किया था कि टेक्नोलॉजी आएगी और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इंसान को बेनिफिट करेगी कि पॉपुलेशन की उसको फिर ज़रूरत होने लग जाएगी, जैसे इन केस ऑफ जापान है, ठीक है। ऑन द अदर साइड, अच्छा इसमें कहते हैं कि on the other hand, the social school of thought believe that the man that man there while taking decision regarding the size of the family shall carefully consider the place of the children in family life goals and shall in the process be affected by the institutional setup such as religious, social ceremonies and law and nature and the place of the work of the woman and the parental motivation and expectation from their एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर चाइल्ड। कहते हैं कि अब जो थे ना सोशलिस्ट थे, उनका बिलीव ये था कि जब भी जो है वो कोई अपनी फैमिली को इंक्रीज करने का डिसीजन करता है तो वो सोशली अपने जो है वो रिसोर्सेज को देखे, ठीक है। फिर उसके बाद वो देखे कि क्या वो इकोनॉमिकली इसको कर सकता है, ठीक है। फिर क्या वो जो है वो नेचुरली जो है वो सब चीज़ों को जो मैनेज कर लेता है। फिर उसमें कहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्क ऑफ द वुमेन, जहाँ पे वो मतलब अगर वो खातून काम कर रही है तो क्या उसके लिए इजी है अपने वर्क के साथ जो है वो चाइल्ड जो है उसकी बर्थ जो है, और इसके साथ साथ और जो है हम लोगों ने बच्चे, एक बच्चा जो है उसका क्या गोल होगा सोसाइटी में, उसको फिर जो है फोरकास्ट किया जाए, ठीक है। नहीं कहते कि बिसाइड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन कैन आल्सो बी regulated by formulating public goals relative to the population. These goals may be so fixed as so slow down the rate of the population growth of population to prevent and to or encourage an increase in the population, to remove the quality of the population and secure the distribution of the population related to the natural resources in different regions, ठीक है। अब ये जो वो बात कह रहे हैं, ये बात शायद डेवलप कंट्रीज में ये बात हो कि जनाब बड़ा सोच समझ के अपनी पॉपुलेशन को ग्रो किया जाए, ठीक है। फिर वहाँ पे बताया जाए कि किन लोगों को पास रिसोर्सेज हैं और उन्होंने पॉपुलेशन को ग्रो करना है, ठीक है। और जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको उसमें किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करना है। जबकि हम लोग अगर अपने पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल देखें तो अमीर लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनके पास फैमिली साइजेस कम है, और जो जितने भी पुअर हैं, ठीक है, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और उनके पास इतने बड़े बड़े फैमिली साइजेस हैं, ठीक है।
उसके बाद कहता है कि ऑन द अदर साइड द पॉपुलेशन ग्रोथ देयरफॉर देयर इज नो लिमिट इन द सप्लाई ऑफ द लेबर फोर्स टू द एग्रीकल्चर, ठीक है। इनफैक्ट द वर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज sized with the problem of overpopulation relative to its requirement and in spite of voluntary measures to रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कहते हैं पॉपुलेशन हमेशा से ज़्यादा ही रही है और ये एक मतलब मेन ही रहा है कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो जाहिर है उसमें जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो उसमें ऑब्वियसली जो मैरिज है जो है, जाहिर है लोग अगर शादियां कम करेंगे तो पॉपुलेशन कम होगी। अब जो जापान है, ठीक है, या जो कनाडा है, या जो और डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है, उनका डेवलपमेंट ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो शादियाँ करें, ठीक है। वो पॉपुलेशन जो है उसको इंक्रीज करें ताकि उनकी जो फ्यूचर में जो उनकी जो ज़रूरत है पॉपुलेशन की वो पूरी हो सके। अब जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी मजबूरी है लोगों को इमिग्रेशंस देना, क्योंकि अपने मुल्क में उनके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़। अब ये चीज़ भी है कि जो रीजन टू रीजन जो है वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ वो डिफरेंट है, ठीक है। जिसमें जो ब्लैक लोग हैं, ठीक है, उनमें जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और जो वाइट पीपल्स हैं उनमें सबसे कम है, ठीक है। जो हम लोग जो है जो इंडिया पाकिस्तान है, ये कुछ एक ब्रिटिश कम्प्लेक्शन के लोगों में आते हैं और ये भी एक गुड जो है वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसको रखते हैं, ठीक है। कुछ अर्सा पहले जो है मेरी नज़र से जो एक रिपोर्ट गुजरी जिसमें लिखा हुआ था कि जिस रिपोर्ट में उन्होंने एनालिसिस किया था कि लास्ट ईयर जो अमेरिका में ब्लैक बच्चे जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू वाइट बेबीज़, ठीक है। तो उसमें वो स्पेकुलेट कर रहे थे कि आफ्टर 20 ईयर्स अगर इनका यही पॉपुलेशन पैटर्न रहता है कि ब्लैक पीपल जो है उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है और जो वाइट पीपल हैं उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता है, तो आफ्टर 20 या 30 ईयर्स अमेरिका जो है वो ब्लैक पीपल का कंट्री बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बड़े रेयरली जो है वो वाइट पीपल नज़र आया करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड वन है इकोनॉमिक कंडीशंस जो है। ज़ाहिर है इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करती है। अगर आप इकोनॉमिकली अच्छे हैं, ठीक है, तो आप बड़ा हैप्पीली अपना फैमिली साइज जो है उसको इंक्रीज करेंगे। फिर सोशल कल्चर और रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें जैसे कि आप देखते हैं कि बीइंग मुस्लिम्स जो है वो जो या मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं या जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ को बड़ा डिसलाइक करते हैं कि भाई जो फैमिली साइज है, ठीक है, ये एक नेचुरल है, इसको और लेट बी इट नेचुरल, इसको नेचुरली रहने दें, ठीक है। इसमें किसी किस्म के इंसान का जो अपना अमल दखल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें फिर जो है वो ज़ाहिर है अफेक्ट होता है और आपकी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है। फिर लेवल ऑफ एजुकेशन है कि जैसे जैसे आपकी तालीम बढ़ती है, आपका शऊर बढ़ता है, तो डेफिनेटली आपका जो पॉपुलेशन जो है वो उस पर जो है पॉपुलेशन साइज पे भी इफेक्ट होता है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसमें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज इस तरह से हैं कि जैसे जो है यूरोप में जो भी कोई बच्चा पैदा होता है या अमेरिका में जो भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो क्या करते हैं उस बच्चे पे वो स्टाइपेंड लगा देते हैं, उस बच्चे को वो इनका जो एक्सपेंडिचर्स जो है वो पेरेंट्स को देने लग जाते हैं, क्योंकि वो इनकरेज करते हैं कि आप जो है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। जबकि इसकी निस्बत अगर चाइना में देखें तो वहाँ उन्होंने वन बेबी पॉलिसी की हुई है, उनको ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा है कि एक कपल सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं ये भी इम्पेक्ट करती हैं, ठीक है। ये सारी इसकी डिटेल जो है वो आप खुद पढ़ेंगे। उसके बाद कहते हैं कि डेथ जो है ये भी आपकी
जो है सप्लाई ऑफ लेबर उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लेवल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है उसने बहुत ज़्यादा आपके पॉपुलेशन ग्रो को जो है वो पॉपुलेशन साइज को रेज किया, ठीक है। आप किस तरह से देखें कि अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं कि नमूनिया से लाखों लोग मर गए, ठीक है, या टाइफाइड से या टीबी से, ऐसे छोटी छोटी बीमारियों से लाखों लाखों लोग मर जाते होते थे। तो अब मेडिकल ने इतनी एडवांसमेंट कर दी है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की जो लाइफ सेविंग कैपेसिटीज जो है वो इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस जो है, जाहिर अगर लोग वेल ऑफ होंगे तो उनकी ज़िंदगियां लंबी होंगी। फिर कहते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एक्सपेक्टेशन ऑफ द लाइफ, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है कि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बच्चों की डेथ हो जाती थी, उस रेट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, जिससे कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ जो है वो भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इसकी ये सारी डिटेल जो है ये आप खुद पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है डिमांड फॉर लेबर, ठीक है। डिमांड फॉर लेबर में कहता है कि डिमांड फॉर लेबर demand for labor force is influenced by the size of the farm, ठीक है, the system of the farming and the degree of the technological development। अब कहते हैं कि डिमांड फॉर लेबर ये है कि डिपेंड करता है कि आपका कारोबार किस लेवल का है, आपका फॉर्म साइज क्या है, ठीक है। अगर तो आपका फॉर्म साइज बड़ा है तो डेफिनेटली आपकी डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा होगी, और अगर आपका फॉर्म साइज छोटा है तो आपकी जो है वो डिमांड फॉर लेबर कम होगी। और प्लस इसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी भी आती है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो आप बहुत एडवांस यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर है आप डिमांड लेबर की कम करेंगे, और अगर आप बड़ी बेसिक सी कोई टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपकी डिमांड फॉर लेबर जो है वो ज़्यादा होगी। In general it would appear that the large size of farm, ठीक है, the greater will be the requirement of the labor and vice versa, जो बात मैंने भी आपको बताई है। But in practice it does not work in that fashion always, ठीक है। So to some extent the direct relationship between farm science and the labor requirements work all right, ठीक है, but beyond that it may turn out of the अदरवाइज, ठीक है। कहते हैं कि समटाइम ये जो है वो ऐसे वर्क करता भी है, लेकिन समटाइम ये हो भी जाता है, ठीक है। द टर्निंग पॉइंट शेल ऑफ कोर्स डिमांड upon the system of farming and technological development. Small farms normally required more labor for the holding of the given size than the large farm practices the सेम टाइप ऑफ फार्मिंग। अब वो कहते हैं कि यूजुअली क्या है कि स्मॉल फॉर्म पे जो है वो ज़्यादा आपकी लेबर रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज फॉर्म। तो क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर है उसके लिए टेक्नोलॉजी को बाय करना बड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। वो जो कहता है कि मैं इतने जो है थ्रेशर को ख़रीदूँ, इतने हार्वेस्टर ख़रीदूँ, इतना पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँ, तो उसके घर में जो है उसके बेटे जो हैं बैठे हुए हैं जो बेरोज़गार हैं, तो क्यों ना वो अपने बेटों को उधर कारोबार में लगाएगा। तो वो वहाँ पे जो है वो उनको जो है काम पे लगाएगा, टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएगा। जबकि जो बिग फॉर्म्स है, बड़े फॉर्म्स है, वहाँ पे उनको ईज़ी होता है कि वो अगर टेक्नोलॉजी बाय कर लें, ठीक है, तो उनकी फार्म मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो डिमांड फॉर लेबर है वो कम करते हैं और वो टेक्नोलॉजी जो है उसको ले आते हैं, ठीक है। द सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब किस तरीके से आप फार्मिंग कर रहे हैं ये भी बड़ा डिपेंड करता है आपके डिमांड फॉर लेबर में, ठीक है। इंटेंसिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग वुड इन जनरल रिक्वायर्ड मोर लेबर per unit of the land than it required under an extensive system of the farming, ठीक है। कहते हैं कि in the light of the earlier argument it followed that intensively operated small farm would require a large amount of labor force, ठीक है। कहते हैं कि जो है इंटेंसिवली ऑपरेट स्मॉल फॉर्म जो है उनको ज़्यादा फॉर लेबर की जैसे मैंने बात की थी, और जो द फार्मिंग इन विच इज एन enterprise where the required standard cannot be fixed, ठीक है।
besides size and the system of the farming, there are a variety of the other factors that cause the variation of the labor requirement. For example, the cropping pattern, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि इसमें ये कि अगर तो एन acre of the rice cultivated may have a different requirement of the labor compared to the an acre of the wheat cultivation or the potato cultivation and so on. कहते हैं कि इसी तरह से आप क्या उगा रहे हैं इस पे भी आपकी डिमांड लेबर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर तो आप चावल की काश्त कर रहे हैं तो ज़ाहिर है चावल में आपको बड़ा एक डबल प्रोसेस करना होता है, वहाँ पे आपकी डिमांड फॉर लेबर जो है वो डबल होती है या ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप पोटैटो या वीट कर रहे हैं तो उसमें आपकी कम होती है। इसी तरह से वो कहता है कि अगर तो आप वेजिटेबल का फॉर्म है तो तब आपकी डिमांड डिफरेंट होगी, और अगर आपका फ्लोरिकल्चर होता है फूल उगाना, ठीक है, और आपका हॉर्टिकल्चर है तो उसमें आपकी जो है वो लेबर की जो डिमांड है वो डिफरेंट होगी। फिर उसके बाद कहता है कि labor requirement for keeping the livestock different with the type of the different livestock kept। कहते हैं कि अब जो है लेबर की जो डिमांड है वो लाइव स्टॉक में भी डिफरेंट होती है, ठीक है। उसमें यह है कि कौन लाइव स्टॉक में कौन से वाला स्टॉक आप रख रहे हैं, कौन से वाले आप एनिमल्स रख रहे हैं, ठीक है, और फिर उन एनिमल्स को आप किस तरह से रख रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है वो इस तरह से कहता है कि देयर विल बी अ लेसर डिमांड फॉर द लेबर इफ cow are to be looked after in the outdoor pasture area then there are to be locked आफ्टर इंडोर्स। कहते हैं कि अब ये बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आपने गाय रखी हुई है और गाय को अगर आप खुली जहाँ पे जो है वो ग्रीन लैंड है वहाँ पे आप छोड़ देते हैं तो वो खुद चारा खा लेंगे, खुद कर लेंगी, तो वो एक बंदा जो है वो भी उसको बड़े इजीली अपने जो है वो 15-20 भैंसों को मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर किसी ने इंडोर रखी हुई है भैंसें और उसने चारा कहीं से काट के लेके आना है और देना है तो वहाँ पे फिर एक लेबर के लिए वो काम करना डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर कहता है कि अगर जो है आपका जो लाइफ स्टॉक है उसमें आपने कोई बड़ा टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आए हुए हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी लेके आने से मुराद ये है कि आपने मिल्किंग के लिए जो है आपने कोई रखी हुई है, कोई मशीन्स रखी हुई हैं तो जाहिर है कि भी डिमांड फॉर लेबर कम होगी। लेकिन अगर लोग ही जो है वो खुद भैंसों का और गायों का दूध जो है वो निकाल रहे हैं तो फिर डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह से वो सारी जो है वो डिस्कशन डिमांड फॉर लेबर का करता है। डिमांड फॉर लेबर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी कल्टीवेशन पे कि आप क्या फसल उगा रहे हैं, किस पैटर्न से उगा रहे हैं। फिर इसमें ये है कि सीजन्स होते हैं कि अब तो कोई जो है वो स्विंग सीज़न या हार्वेस्टिंग सीज़न है तो वहाँ पे आपकी डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई मतलब वैसे जो है वो अगर सीज़न नहीं है तो आपकी जो डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम होगी, ठीक है। इस सारे को आप बड़ा डिटेल में पढ़िएगा, इसमें अगर कोई किसी किस्म का इशू है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।